हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 की पार्ट 8 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारे गांव या शहर की ज़मीन कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल, कहीं टीले आदि रूप में दिखाई देती है। यह हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। ये क्या है? हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। क्या? जो मतलब ज़मीन है, जो ऊंची है, नीची है, समतल है, टीले आदि के रूप में जो है, वो क्या है? भौतिक स्वरूप है। इस प्रकार हमारे देश का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे पर्वत हैं, क्या है? कहीं पर ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं हरे भरे मैदान हैं, तो कहीं पठारी भूमि है, तो कहीं मरुस्थलीय भूमि है, तो कहीं तटीय मैदान है। तटीय मैदान क्या होता है? जैसे जैसे जो भूभाग के, जो समुद्र का या नदियों वगैरह के, जैसे हमारा मेरी इंडिया है आपकी, तो अब यहाँ पे ध्यान देखो, जो ये वाला भाग, ये सब जलीय भूभाग है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं तटीय भाग। समझ में आ रही है बात? ये वाला हम तटीय भाग कहते हैं। तो कहीं द्वीप समूह, अद्वीप समूह, जैसे जो आपको इधर जो है, ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर जो है आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। समझ गए कि नहीं? तो ये इसे हम कहते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब कई सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके द्वीप समूह बनता है। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान देंगे आप लोग, है ना। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर, ये वो आपका उत्तर हो गया, उत्तर का पर्वतीय भाग। और क्या है? फिर उत्तर का ही मैदानी भाग। फिर क्या हो गया आपका? थार का मरुस्थल। थार, थार आप जानते ही हैं, राजस्थान में पड़ता है। ये वाला बेल्ट आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ये वाला जो बेल्ट है, ये इंडिया का जो मैप है, ये आपका, ये वाला आपका थार का मरुस्थल ये वाले बेल्ट में है, गुजरात के जस्ट ऊपर वाला भाग। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर दक्षिण का पठारीय भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला क्षेत्र, ये है दक्षिण का पठारीय भाग, पठार। और फिर ये दक्षिण का पठारी भाग हो गया। और समुद्र तटीय मैदान, समुद्र का तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, ये वाला जो समुद्र का तटीय मैदान है, ये सब, ये वाला, ये तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट मिनट। फिर कह रहा है उत्तर का पर्वतीय भाग। तो भारत के उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यानी भारत के उत्तर में कौन सी है? एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूरब में कम है। इसे हिमालय नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ होता है हिम प्लस आलय। तो हिम अर्थात बर्फ, आलय मीन्स घर, यानी बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। समझ गए कि नहीं? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे पहला क्या है आपका? ट्रांस हिमालय। ध्यान दोगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा इंडिया का मैप देखोगे आप लोग, ये है आपका, ये है आपका, तो ये है आपका, ये क्षेत्र जो है, ये
तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका ट्रांस हिमालय है। समझ में आ रही है बात? ये सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है। तो ये ट्रांस हिमालय, इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर क्या है? काराकोरम है। समझ गए कि नहीं? जिसे हम K2 भी कहते, K2 के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर है। समझ गए कि नहीं? K2, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो आगे देखते हैं। हिमाद्री श्रेणी, यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में, एक मिनट, ये देखो, आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, देखो ये रहा आपका। तो ये जो है, ये आपका है, ये, तो ये देख रहे हो आप, ये हिमाद्री यानी ये जो है बृहद हिमालय है। ये पूरा आपका बृहद हिमालय है। ये आपका मध्य हिमालय है, ये वाला भाग। और ये जो है सबसे नीचे, ये शिवालिक श्रेणियां हैं। ये रही शिवालिक श्रेणी लिखा हुआ है। ये मध्य, यानी ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये है तीन। ये हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे आगे। ये आपका आ गया, में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 885 मीटर है। कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है? 8848, है ना? ये मीटर होता है, इसकी इकाई क्या होती है? मीटर। ध्यान दोगे इस पे? कहीं पे फीट वगैरह ऐसे लिख दे या किलोमीटर लिख दे तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मीटर होगा। इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद, जिसे हम ग्लेशियर इंग्लिश में कहते हैं, इसमें कई नदियाँ निकलती हैं इनसे। समझ गए कि नहीं? तो हिमाचल श्रेणी, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हिमाचल श्रेणी। यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। इसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसी अनेक आकर्षक एवं रमणीय पर्यटक स्थल हैं। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच जम्मू की रमणीय घाटी बन गई है। यहाँ की डल झील, समझ गए कि नहीं? जम्मू एंड कश्मीर में डल झील पर्यटकों को काफ़ी आकर्षक केंद्र है। आप जानते हो डल झील वगैरह क्या होती है? ठंडी के मौसम में पूरी तरह से बर्फ से जम जाती है, जिस पे लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं या खेल वगैरह इस पे करते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। तो शिवालिक श्रेणी, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। यह क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला। इसे हम उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को हम क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस पर घने वन पाए जाते हैं। सोचो हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ है? तो हमें हिमालय पर्वत से काफ़ी लाभ हो सकते हैं। ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। नेक्स्ट, यह उत्तर की ओर आने वाली ठंडी हवाओं, यानी उत्तर की ओर से जो ठंडी हवाएं चलती हैं साइबेरिया से, यानी आपके कहाँ, चूँकि हम लोग कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में है। पता है कि नहीं हम लोग कहाँ हैं? ये जो है ये हमारी
पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, यहाँ से ये वाले भाग से, और ये ऐसे है। तो हम लोग कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये रहा। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये विषुवत या भूमध्य रेखा, और ये जो हो गई मकर रेखा। तो हम लोग कहाँ पर हैं? ये इधर वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है, समझ गए कि नहीं? और इधर वाला जो भाग है ये आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। बात आ रही समझ में? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है, हाँ, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह वायु आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। यह उत्तर की ओर आने वाली ठंडी हवाएं, यानी जो अभी आपको मैंने बताया ना, इधर से आती है ठंडी हवाएं उत्तरी ध्रुव से। तो ये आपका इधर पूरा बहुत बड़ा भूभाग में रसिया ही है। तो इधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत इधर से जो ठंडी हवाएं आती है उन्हें रोक लेता है और इधर ठंडी ज़्यादा दूर तक नहीं बढ़ पाती है। हिमालय के आसपास क्षेत्रों में ही ठंडा रहता है, उसके इधर ठंडी नहीं बढ़ पाती है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिण मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करके वर्षा करवाता है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, समझ गए कि नहीं? तमाम हमें जड़ी बूटियां भी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीय स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। थोड़ा इस वाली लाइन को आप लोग समझ लोगे, दक्षिण मानसून से आने वाली मानसूनी हवाओं एवं बाधा उत्पन्न करने में सहायक। तो इसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो, ये जो है आपका, ये है समझ गए कि नहीं? ये आपकी ये इंडिया हो गई। तो इधर देखो दक्षिण पश्चिम से, यानी इधर से जो मानसून जाती है कि नहीं, इधर से ये मानसून जाती है, तो यहाँ चूंकि ये हिमालय पर्वत पड़ जाता है, तो ये मानसून इधर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये यहीं पे रुक जाते हैं और ये फिर लौट करके इधर को चले आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, हमें मानसूनी वर्षा होती है ठंडी के मौसम में, जिससे कि हमारे कृषि में बहुत अधिक सहायक होती है, जिससे कि हमारे यहाँ उपज इस वर्षा की वजह से अच्छी होती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? इधर से जो मानसून जाता है वो मानसून हिमालय पर्वत को इधर पार करके आगे नहीं जा पाता है और ये लौट करके वापस चला आता है, और जिससे कि यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है यहाँ तमिलनाडु में होती है। आपके उत्तर प्रदेश वगैरह इन सब क्षेत्रों में भी इसकी वजह से वर्षा होती है। और विश्व का सबसे जो ठंडा, जो सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपको पता ही है, ये यहाँ पे है मेघालय में, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? पहले चेरापूंजी के नाम से जानते थे, अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? मानस राम के नाम से, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे मानस राम है, यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला जगह स्थित है, भारत में ही स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर का मैदानी भाग, अब हम लोग ध्यान देंगे उत्तर के मैदानी भाग पर। ये रहा आपका, कह रहा भावर एवं तराई क्षेत्र। हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं।
नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। समझ में आ रही ना। यहाँ नदियाँ पत्थरों एवं अन्य अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती है। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल में दिखाई देती हैं। चूँकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उनके बीच में ये पानी दिखाई नहीं देते हैं, और फिर जैसे ही वह मैदानी भाग में आगे बढ़ता है तराई क्षेत्र में, तो वहाँ पर वह दिखाई देने लगता है। भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। देखो, भावर की अपेक्षाकृत जो सर्वाधिक जो और वन जो होते वो जैव विविधता पाए जाते हैं वो तराई में अधिक होते हैं। और भारत का एकमात्र, देखो यहाँ पे राष्ट्रीय, भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल पार्क कहते हैं, इसी क्षेत्र में स्थित है। भावर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर के भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर, हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग है, यानी हिमालय के कहाँ, दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी, देखो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में दे रखा है यहाँ पर, नदियों के द्वारा लाई गई, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन उपजाऊ मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। इसका ढाल क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 भागों में बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। समझ गए कि नहीं। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु है, और इसकी तमाम सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास आदि। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है। समझ गए कि नहीं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। यह मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियां जो है उसकी कौन सी हैं, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, कोसी है आदि है। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। नदी का उद्गम स्थल हिमालय स्थित गंगोत्री हिमनद है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। गंगा का कहाँ है उद्गम स्थल, ध्यान दोगे आप लोग, उद्गम स्थल गंगोत्री है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र की मुख्य नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र ही है, और इसकी तमाम सहायक नदियां हैं, लोहित है, दिबांग है, तीस्ता है आदि। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील में है। अभी तक हमने किसका पढ़ा, मानसरोवर झील में, यानी उधर जो है सिंधु नदी का भी मानसरोवर झील है और ब्रह्मपुत्र नदी का भी मानसरोवर झील है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोचिए, उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं।
फलस्वरूप यहाँ कृषि एवं पशुपालन पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ। भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़कें व रेल परिवहन का विकास, ये विकास है, अपेक्षाकृत आसानी से हुआ। समझ गए कि नहीं? नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकली हुई हैं जो सिंचाई, जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं? ध्यान देंगे यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश यानी 3 देश से बहती है। इसे चीन में सांगपो, चीन में क्या कहते हैं? सांगपो, बांग्लादेश में मेघना और या जमुना नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे हम लोग। थार का मरुस्थल, भारत के पश्चिम भाग में मरुस्थल स्थित है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। तो ये भारत के उत्तरी मैदान में दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। जाहिर सी बात है, रेगिस्तान है, शुष्क रेगिस्तान है। देखो, रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था। एक शीत रेगिस्तान होता है, एक शुष्क रेगिस्तान होता है। तो शुष्क जो गर्म रेगिस्तान होता है वो वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, और जो शीत रेगिस्तान होते हैं जैसे आपके भारत में कौन सा है? लेह में, लेह लद्दाख में जो स्थित है। इसी कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। रेगिस्तान में जाहिर सी बात है वनस्पति बहुत कम पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे पानी का अभाव होता है। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी है। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग क्या है? ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा। दक्षिण का पठारी भाग जैसे ये देखो, नहीं, 1 मिनट, तो ये वाला जो भाग है, ये भारत का जो दक्षिण में है, ये वाला इसका ये जो है ये पठारी भाग है। इसको हम कहते हैं दक्षिण का पठारी भाग। समझ में आ रही है बात? ये इंडिया का मैप है, ऊपर वाला नहीं बनाया हूँ, नीचे वाले भाग में देखो आप लोग। तो ये जो है ये दक्षिण का पठारी भाग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आप लोगों को मैं क्लास में कई बार बताया हूँ प्रायद्वीप किसे कहते हैं। यानी जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। समझ रहे नहीं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से जल से घिरा हो ऐसा भूभाग पृथ्वी का, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और जो कोई विशाल भूखंड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीप, यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। समझ गए कि नहीं? जो दक्षिण का पठार है, अभी आपको मैंने दिखाया ना, उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां स्थित हैं। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम घाटों से घिरा है। दक्षिण के पठार को हम कई उप विभागों में बांट सकते हैं। इसमें प्रमुख है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। तो मालवा के पठार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। मालवा का पठार जो है, दक्षिण के पठार के मध्य भाग में मालवा का पठार स्थित है। समझ में आ रही है बात?
यह उत्तर की ओर ढालदार है। यह उत्तर की ओर क्या है? ढालदार है और अंततः उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। यमुना नदी की कुल सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा आदि का यह उद्गम स्थल इसी पठार पर है। अगला है छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। यह क्षेत्र लोहा और कोयला, छोटा नागपुर का पठार ध्यान दोगे किसके लिए है फेमस? लोहा एवं कोयला जैसे खनिजों के लिए समृद्ध है। आगे पढ़ते हैं हम लोग दक्कन का पठार। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल जो है कहाँ है? पश्चिम से पूरब की ओर है। यहाँ पर पूरब की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, किंतु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है बहाव कहाँ है? पश्चिम से पूरब की ओर है। भारत की दो प्रमुख नदियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है, नहीं तो और जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं वो सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। आपको पता है ना, ध्यान दोगे आप लोग। ये देखो ये जो है ये आपकी है बंगाल की खाड़ी, समझ गए कि नहीं? ये बंगाल की खाड़ी है और ये इधर क्या है? अरब की खाड़ी है। ध्यान दोगे तो दो मात्र नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ जो है इधर यानी पूरब से, चूंकि इधर क्या होता है आपका, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है और नहीं, ये नहीं साउथ नहीं, एक मिनट, ये आपका वेस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है। तो इधर ये यानी वेस्ट में पश्चिम में, तो इधर जो है ये दो मात्र नदियाँ जो प्रमुख दो नदियाँ हैं, और भी हैं छोटी छोटी ढेर सारी नदियाँ। तो ये जो दो प्रमुख है नर्मदा एवं ताप्ती, ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं इधर की तरफ दो नदियाँ। और जितनी भी नदियाँ हैं सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं यहाँ पे। तो समझ में आ रहा होगा। अब छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार हो गया। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यहाँ पूरब की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, किंतु नर्मदा और ताप्ती नदियों का बहाव जो है वो पश्चिम की ओर है और वह अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? अरब सागर में करती हैं। तो समझ में आ रहा होगा। देखो ये पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, क्या है ये पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा हुआ है। पूर्वी घाट समझ में आ रहा है नहीं क्या आ रहा है समझ में? अभी एक मिनट बता रहा हूँ आप लोगों को। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट तो समझ में आ गया, मैं आप लोगों को बताया ही हूँ। तो ये देखो ये जो है ये इंडिया है, तो इधर का जो है ये पूर्वी घाट है, समझ गए कि नहीं? और ये जो है ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। आ रही बात समझ में? ये पश्चिमी घाट है, समझ गए कि नहीं? तो ये जो है ये काफ़ी थोड़ा सा समतल है, मैदानी भूभाग जो है, इधर का काफ़ी कटा फिटा भाग है, समझ गए कि नहीं? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोचिए भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है। भारत के पठार को प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं, समझ गए कि नहीं? प्राचीनतम शैल मीन्स पत्थरों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। तीव्र ढाल होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है। इस पठार में सागौन, चंदन, अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा में सहायक है। अभी मैं मानसून के बारे में बताया ही। तो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह ध्यान दोगे, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान है।
पश्चिम तटीय मैदान संकरे हैं जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें जो हैं वो चिल्का, कुलेरू और पुलिकट हैं। देखो डेल्टा क्या होता है, ध्यान दोगे आप लोग। जैसे ये आपकी इंडिया है, ये अब इधर से जो नदियां आती हैं कि नहीं, तो जो यहाँ ये जो स्थल भाग से जब समुद्र में मिलती है कि नहीं, तो ये कई भागों में, छोटे छोटे भागों में, तमाम भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। बात आ रही है समझ में। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा नदी बहा करके ये बंगाल की खाड़ी में आती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यहाँ पर करती हैं। इनका आकार जो होता है पंछियों के पंजे के जैसा होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। डेल्टा आप नहीं भूलोगे, है ना। तो डेल्टा ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान संकरे हैं जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य जो झीलें हैं वो चिल्का झील है, कुलेरू झील है और पुलिकट झील है। भारत 2 द्वीप समूह है। कौन कौन से, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है, ध्यान दोगे, 1 मिनट। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। समझ गए कि नहीं। यह मूंगे से बने हैं। देखो थोड़ा सा डेल्टा के बारे में जानना। समुद्र में मिलने से पहले धरातल की कम ढाल एवं नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई शाखाओं में, भी बताया ना, नदी का जल जो है वो कई शाखाओं में बंटकर बहने लगता है। यह त्रिभुजाकार यानी त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो है का निर्माण करते हैं। समझ गए कि नहीं। ध्यान दोगे यहाँ पर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे से बने हैं। इन द्वीप समूह में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह के द्वीप अपेक्षाकृत बड़े हैं। किसकी अपेक्षाकृत, दक्षिण ये लक्षद्वीप के अपेक्षाकृत। सोचिए तटीय मैदान और द्वीप समूह में क्या लाभ है। पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है। पूर्वी तटीय जो भाग है वो क्या है, बहुत उपजाऊ है, जहाँ धान, चावल यानी कि अच्छी उपज होती है। पश्चिम तटीय मैदान में मसाले, पश्चिम तटीय मैदान में क्या होते हैं, मसाले, नारियल, रबड़ की खेती होती है। समझ में आ रही है बात, की खेती की जाती है। व्यापार, भारत के व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा की दृष्टि से द्वीप समूहों का विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पाठ आपका लोगों का समाप्त हो गया। अब आप लोग ध्यान दोगे, ये आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं ये हो चुके हैं इसमें। तो ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी के आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये रहा आपका। आगे देखते हैं, ये रहा आपका, सभी प्रश्नों के उत्तर कर दिया हूँ। कह रहा है
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये सत्य है, आपको पता ही है। ये क्या है? सत्य है। ये सत्य है आपका। मसूरी कुल्लू, ये जो है ये शिवालिक श्रेणी में नहीं है, आपने पढ़ा ही अभी आपने, मध्य हिमालय में है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर का मैदानी भाग का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है। यही गलत है, ये यानी पश्चिम से किधर है? पूरब की ओर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है। तो ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये आपका कंप्लीट है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और कोई त्रुटि हो तो इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं।